नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है 1 फरवरी से रेलवे वाले बच्चों के लिए हमने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था, जिसमें हम आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं भैया चैप्टर वाइज। अब तक हमने ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग, विटामिन्स और डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके। फिलहाल अभी हम जिस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम अर्थात अंतःस्रावी तंत्र। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम अर्थात अंतःस्रावी तंत्र। और इस चैप्टर के 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। आज की क्लास में भैया बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 7। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर बी है जिब्रेलिन, ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सिन, ऑप्शन नंबर डी है इंसुलिन। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 22/1/2021 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, नहीं हो तो बोर्ड पे देख लीजिए भैया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब वो कैसे होगा वो इधर देखिए। गाइस, हम प्लांट हार्मोन के बारे में बात करते हैं। प्लांट हार्मोन यानी कि पादप हार्मोन के बारे में बात करते हैं। पादप हार्मोन ऐसे हार्मोन होते हैं, अब ये तो भाई क्लियर है कि ये होंगे क्या, भाई होंगे कहाँ ये हार्मोन, प्लांट हार्मोन। तो ये ऐसे हार्मोन है भैया जो प्लांट में पाए जाते हैं। और प्लांट में क्या काम करते हैं, तो भैया प्लांट की ग्रोथ और ये डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, उनकी वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं भैया। कौन? ये प्लांट हार्मोन। अब प्लांट हार्मोन की संख्या 7 होती है। अब इन्हें 7 हार्मोनों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक होता है प्राइमरी हार्मोन और इस प्राइमरी हार्मोन की संख्या होती है 5। दूसरा होता है भैया सेकेंडरी हार्मोन। सेकेंडरी हार्मोन और इनकी संख्या होती है भैया 2। मैंने आपसे क्या कहा, प्लांट हार्मोन, पादप हार्मोन की हम बात कर रहे हैं। ये प्लांट में होंगे यानी कि पादप में होंगे। ये प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। प्लांट हार्मोन की संख्या 7 होती है, जिनमें से 5 होते हैं प्राइमरी और 2 होते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी हार्मोन ऐसे हार्मोन होते हैं जो सभी प्रकार के प्लांट्स में मौजूद होते हैं, यानी कि ये 5 हार्मोन तो होंगे ही होंगे सभी पादपों में। और ये जो 2 हार्मोन होते हैं भैया, ये सभी पादपों में नहीं होते, सभी प्लांट्स में नहीं होते, ये कुछ ही पादपों में होते। अब ये 5 प्राइमरी हार्मोन कौन कौन से हैं, तो देखिए, एक होता है ऑक्सिन, दूसरा होता है साइटोकाइनिन, तीसरा होता है जिब्रेलिन, चौथा होता है एथिलीन और 5वां होता है एब्सिसिक एसिड। ऑक्सिन हार्मोन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एथिलीन और एब्सिसिक एसिड हार्मोन। और ये जो सेकेंडरी हार्मोन होते हैं ये 2 होते हैं। एक होता है ट्रांसम्यूरिन और दूसरा होता है फ्लोरिजिनस। तो ये टोटल 7 हार्मोन होते हैं बेटा। अब ये टोटल जो 7 हार्मोन होते हैं, ये आपको एथिलीन के बाद में एब्सिसिक एसिड हार्मोन है, इधर दिख नहीं रहा है। एथिलीन तो दिख रहा है ना आपको, तो इधर मैं लिख देता हूं भैया। 5वां जो होता है वो एब्सिसिक एसिड हार्मोन होता है। एब्सिसिक एसिड हार्मोन ये 5वां हार्मोन है। पहला ऑक्सिन, दूसरा साइटोकाइनिन, तीसरा जिब्रेलिन, चौथा एथिलीन और 5वां एब्सिसिक एसिड हार्मोन। छठा होता है ट्रांसम्यूरिन और फ्लोरिजिनस होता है 7वां।
ये टोटल जो 7 हार्मोन होते हैं भैया, ये होते हैं आपके प्लांट हार्मोन यानी कि पादप हार्मोन, जो किसी भी प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है। आपके जो ऑप्शन में दिए हुए हैं उनमें से साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और जो ऑक्सिन है, तीनों के तीनों ही प्लांट हार्मोन है। तीनों के तीनों ही भैया प्लांट हार्मोन है। और ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है ये भैया एक प्रकार का पशु हार्मोन है। भाई हम भी तो एनिमल ही है, भाई हम भी तो एनिमल ही है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में जो हार्मोन पाया जाएगा वो एक प्रकार का एनिमल हार्मोन होगा यानी कि पशु हार्मोन होगा। तो हमारे शरीर में एक ऑर्गन पाया जाता है पेंक्रियाज। कौन सा? पेंक्रियाज। इस पेंक्रियाज की बीटा सेल से ये इंसुलिन हार्मोन निकलता है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा भैया ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन हार्मोन। तो आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि शुरुआत के जो 3 ऑप्शन है वो प्लांट हार्मोन के हैं और एक है जो इंसुलिन हार्मोन के हैं। तो भैया जितने भी 9 अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनसे निकलने वाले सभी हार्मोनों के नाम आपको याद होना जरूरी है, और जो प्लांट हार्मोन है इनके नाम भी आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि ये पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 22/1/2021 को कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु हार्मोन है। तो ये भी तो पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा एक प्लांट हार्मोन है यानी कि पादप हार्मोन है, या फिर निम्न में से कौन सा एक पशु हार्मोन नहीं है, या फिर निम्न में से कौन सा एक प्लांट हार्मोन नहीं है। इस प्रकार के अक्सर आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। इसलिए आपको इन सभी हार्मोनों के नाम याद होना जरूरी है, इनके कार्य याद होना जरूरी है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतनी बात क्लियर है। मैंने प्लांट हार्मोन वाला चैप्टर भी पढ़ा रखा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट में चेकआउट करिए, आपको जरूर मिल जाएगा। और एंडोक्राइन सिस्टम में आपको जिस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अभी फिलहाल वर्तमान में करवा रहा हूँ, इस चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। मैंने इसे टुकड़ों में भी पढ़ा रखा है और इसकी एक मैराथन क्लास भी ले रखी है। जो चैप्टर मैंने 4.5 घंटे में कंप्लीट किया था मैराथन क्लास में, 4 घंटा और शायद 12 या 13 मिनट की क्लास थी। उसमें मैंने आपको बहुत सारी ग्रंथियों के बारे में पढ़ाया था और उन ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोनों के बारे में भी पढ़ाया था। यानी कि जितनी भी 9 अंतःस्रावी ग्रंथि है उन सभी 9 की 9 अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, जो हार्मोन का निर्माण करती है उन ग्रंथियों के बारे में। तो अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर पढ़ सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। ओके, अब चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चले क्या? ओके, देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपसे रेलवे में नहीं और भी बहुत सारी एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम्स एप्पल यानी कि एडम का एप्पल कहा जाता है। यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए तालु, ऑप्शन नंबर बी है जीभ, ऑप्शन नंबर सी है फेफड़ा, ऑप्शन नंबर डी है कंठ या फिर टैटुआ। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 19/3/2021 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंठ या फिर टैटुआ। आपके गले में एक उभरी हुई संरचना होती है, ये वाली। जब हम पानी पीते हैं तो ये ऊपर नीचे होती है, जब हम बात करते हैं तब भी ये ऊपर नीचे होती है। तो ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है इसी संरचना को कहा जाता है एडम्स एप्पल। क्वेश्चन पूछा गया है कि पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम्स एप्पल कहा जाता है। तो भैया यही हमारा कंठ होता है, यही हमारा टैटुआ होता है और यही हमारा एडम्स एप्पल होता है, एडम का एप्पल होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब साइंस में समझ लेते हैं। देखो एक होता है फेरिक्स। क्या होता है? फेरिक्स। इसे हिंदी में कहा जाता है गर्शनी। और ये जो गर्शनी होता है ये भोजन व वायु का कॉमन पथ होता है। ये भोजन व वायु का कॉमन पथ होता है भैया, यानी कि यह वह रास्ता है जिससे होकर आपका भोजन भी जाता है और जिससे होकर आपका
आपकी हवा भी जाती है, आपकी वायु भी जाती है। अब वायु तो चली जाएगी वायु नली में यानी कि विंड पाइप में या फिर ट्रेकिया में, और भोजन जाएगा वो चला जाएगा भोजन नली में। अब इस वायु नली के ऊपर एक संरचना लगी हुई होती है जिसे एपिग्लोटस कहा जाता है। जब हवा आती है तो वो जो एपिग्लोटस है वो भैया भोजन नली को ढक देता है, और जब भैया भोजन आता है तो ये जो एपिग्लोटस होता है ये वायु नली को ढक देता है, ताकि भैया भोजन आसानी से भोजन नली में जा सके। इतनी बात समझ में आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो फेरिक्स के नीचे होती है भैया आपकी विंड पाइप और भोजन नली, यानी कि भोजन नली और वायु नली होने को तो दोनों ही होती है, लेकिन हमें अभी यहां पर बात करनी है वायु नली की। तो वायु नली के बारे में बात करते हैं। तो फेरिक्स के नीचे क्या है भैया? वायु नली है। फेरिक्स क्या है? यह वह पथ है, वह रास्ता है जिससे होकर भोजन और वायु दोनों गुजरते हैं। तो हम वायु नली की बात कर लेते हैं, विंड पाइप के बारे में बात कर लेते हैं, जिससे जो एयर होती है वो आपके लंग्स तक पहुंचती है। इतनी बात क्लियर है? इसे ट्रेकिया के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ट्रेकिया भी कहा जाता है। और इस ट्रेकिया के जस्ट ऊपर एक बॉक्स होता है जिसे कहा जाता है लेरिक्स। इसे क्या कहा जाता है? लेरिक्स कहा जाता है। और इसे साउंड बॉक्स भी कहा जाता है या फिर वॉइस बॉक्स भी आप कह सकते हो। इसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। और इस लेरिक्स में क्या होता है? इसे पतली पतली सी वोकल कॉर्ड होती है। क्या होती है भैया? वोकल कॉर्ड होती है, स्वर रज्जु होती है। अब ये स्वर रज्जु क्या करती है? तो जब हम श्वास लेते हैं तो भैया हवा इसी से होकर के गुजरती है। तो ये जो वोकल कॉर्ड है इनमें कंपन उत्पन्न होता है, और इसी कंपन के कारण भैया आपकी आवाज बनती है, और उस आवाज को शब्दों का रूप देने का कार्य आपकी जीभ करती है। और आप कौन सी भाषा बोल रहे हो ये आपका ब्रेन डिसाइड करता है। इतनी बात क्लियर है? और याद रहे ये जो लिरिक्स है, ये जो साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स या ध्वनि यंत्र कहते हो, इसी लिरिक्स के ऊपर उपास्थि की एक संरचना होती है। इसी उपास्थि की जो संरचना होती है इसे ही एडम्स एप्पल कहा जाता है। 18 से 20 वर्ष के बाद में ये जो एडम्स एप्पल होता है, ये एडम का एप्पल होता है, ये स्पष्ट रूप से लड़कों में दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि भैया लड़कियों में ये बढ़ता नहीं है। 18 वर्ष की उम्र के बाद में लड़कों में ये जो एप्पल एडम्स एप्पल होता है इसका आकार बढ़ जाता है। अब बढ़ने को तो लड़कियों में भी बढ़ता है, लेकिन लड़कियों में बहुत कम बढ़ता है। लड़कों में स्पष्ट रूप से दिखने लग जाता है। आप सभी को पता है किशोर अवस्था के पश्चात लड़कों में बहुत सारे बदलाव देखे जाते हैं, जिससे यह पता लगता है कि भैया अब इनका विकास हो चुका है, इनका डेवलपमेंट हो चुका है, इनकी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनकी ग्रोथ हो चुकी है, उनकी वृद्धि हो चुकी है। तो कुछ आपको द्वितीयक लैंगिक लक्षण दिखाई देते हैं किशोर अवस्था के पश्चात, जैसे कि दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, और बाइसेप्स या फिर ट्राइसेप्स का बनना, ये सभी द्वितीयक लैंगिक लक्षण में आते हैं भैया। तो एक कैरेक्टर यह भी माना जाता है भैया किसका? इस सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, उनमें भैया ये भी आता है, ये जो एडम्स एप्पल है ये भी दिखाई देने लग जाता है भैया। और ऐसा कब होता है? जब भैया जो नर हार्मोन होता है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, जब ये अधिक मात्रा में निकलने लग जाता है तब होता है। ये जितने भी आपको किशोर अवस्था के पश्चात जो बदलाव देखे जाते हैं वो इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण देखे जाते हैं। तो किशोर अवस्था के पश्चात ये जो लिरिक्स होता है इसका आकार बढ़ जाता है, यानी कि ये जो एडम्स एप्पल जो लिरिक्स को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, इसके अंदर जो वोकल कॉर्ड जो स्वर रज्जु है जिनमें आवाज बन रही है, इसको सुरक्षा प्रदान कर रहा है, इसका आकार बढ़ जाता है, ये आपको बाहर दिखाई देने लग जाता है। तो यही होता है भैया आपका एडम्स एप्पल, जिसे आप कंठ या टेटवा भी कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको याद होना चाहिए इसके बारे में। लेकिन जब हमारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं ना कि एडम्स एप्पल क्या होता है, वो आप सोच रहे हो रे भाई खा गया हमारे शरीर में ये एप्पल। तो इस प्रकार के प्रश्न अक्सर आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 19/3/2021 को, तो इस बात का भी आपको पता होना जरूरी है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं हम भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ओके,
देखिए भैया, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 को देख करके आपको कल की क्लास का पहला क्वेश्चन याद आ रहा होगा, अगर आपने हमारी कल की वीडियो देखी है तो। यानी कि इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 की लैंग्वेज अलग थी, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 की जो लैंग्वेज थी वो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया था कि थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है। और भैया ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 कि थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है। क्वेश्चन एक ही है, आंसर एक ही है, बस लैंग्वेज का थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पर आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए मैग्नीज, ऑप्शन नंबर बी आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी आयरन, ऑप्शन नंबर डी जिंक। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 1/2/2021 को। अगर भैया जिसने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 नहीं समझा है वो अब जाके समझ लीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आयोडीन। ध्यान से समझ लेना है, क्योंकि इसके बाद में अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट आयोडीन करके भैया यहाँ से निकल जाऊंगा, क्योंकि मैं आपको एक बार पहले बता चुका और एक बार अब बता रहा हूँ। थायराइड ग्रंथि के बारे में सुना है। थायराइड जो ग्लैंड होती है इसे हिंदी में आउटो ग्रंथि भी कहा जाता है। ये भी एक क्वेश्चन है आपका कि थायराइड जो ग्रंथि होती है इसे आउटो ग्रंथि कहा जाता है हिंदी में। इसका दूसरा नाम होता है ये थायराइड ग्रंथि का। तो कभी कभी आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आउटो ग्रंथि से पूछ ले जाते हैं, यानी कि थायराइड ग्रंथि की जगह पर नाम आउटो ग्रंथि आ जाता है। और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि ये आउटो ग्रंथि कहाँ पर होती है, इसकी लोकेशन क्या है, तो बताइए इसकी लोकेशन क्या है। थायराइड ग्रंथि जैसे ही आपके दिमाग में आएगा तो खटाक से आप कर दोगे कि भाई हमारी नेक में होती है, यानी कि हमारी गर्दन में होती है ये थायराइड ग्रंथि। लेकिन आउटो ग्रंथि अगर आ जाएगा तो भैया थोड़ा बहुत आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आउटो ग्रंथि जल्दी से याद नहीं रहता है स्टूडेंट्स को। तो इसका आउटो ग्रंथि नाम भी आपको याद रखना है। अब ये जो थायराइड ग्रंथि होती है इससे 2 हार्मोन निकलते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है भैया। कौन से? ये थायराइड ग्रंथि। और अंतःस्रावी ग्रंथियों में भी ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो एक ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि, से आउटो ग्रंथि भी कहा जाता है। ये हमारे गले या गर्दन में होती है, नेक व थ्रोट में होती है। इससे 2 हार्मोन निकलते हैं, एक निकलता है भैया थायरोक्सिन हार्मोन, एक निकलता है इससे थायरोक्सिन हार्मोन, और दूसरा निकलता है इससे कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन, ये कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता है, ये थायराइड ग्रंथि से 2% में निकलता है और ये 98% में निकलता है, यानी कि 98% में निकलता है। किसी को कोई प्रॉब्लम आता है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है T3 और एक होता है T4। याद रखना थायरोक्सिन जो हार्मोन है ये एक प्रकार का एमिनो एसिड हार्मोन है। एमिनो एसिड हार्मोन है। जब मैंने आपको ये चैप्टर बताया था तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे हार्मोन जो एमिनो एसिड के बने होते हैं उन्हें एमिनो एसिड हार्मोन कहा जाता है। ऐसे हार्मोन जो प्रोटीन के बने होते हैं उन्हें पेप्टाइड हार्मोन कहा जाता है। ऐसे हार्मोन जो स्टेरॉइड के बने होते हैं उन्हें स्टेरॉइड हार्मोन कहा जाता है। मैंने आपको वहां पर नाम भी लिखवाए थे कि कौन कौन से एमिनो एसिड हार्मोन है, कौन कौन से पेप्टाइड हार्मोन है, कौन कौन से स्टेरॉइड हार्मोन है। तो थायरोक्सिन जो हार्मोन है ये एक प्रकार का एमिनो एसिड हार्मोन है। और इसमें कौन सा एमिनो एसिड होता है? तो टायरोसिन एमिनो एसिड होता है भैया। टायरोसिन एमिनो एसिड होता है। कौन सा एमिनो एसिड होता है? टायरोसिन एमिनो एसिड। जब आप खाना खाते हो खाने में नमक होता है, और ऐसा कहा जाता है कि आयोडीन युक्त जो नमक होता है वो सबसे अच्छा होता है। यानी कि ऐसा नमक जिसमें आयोडीन की मात्रा अधिक होती है वो नमक अच्छा होता है। तो भैया ये हार्मोन के निर्माण में जो आयोडीन होता है ये सहायक होता है। अब किसे सहायक होता है? तो भैया जब आयोडीन के 3 मॉलिक्यूल, किसके? आयोडीन के, इस एमिनो एसिड के साथ में इस टायरोसिन एमिनो एसिड के साथ में जुड़ जाते हैं तो T3 का निर्माण होता है। और T3 की फुल फॉर्म होती है भैया 3 मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं आयोडीन के तो 3 को कहा जाता है ट्राई। आयोडीन के जुड़ रहे हैं तो आयोडो हो गया। और किसके साथ जुड़ रहे हैं? टायरोसिन एमिनो एसिड के साथ में जुड़ रहे हैं तो टायरोसिन आएगा। तो भैया ट्राई आयोडो टायरोसिन हार्मोन हो जाएगा।
तो ये भैया T3 का नाम हो गया। T3 का नाम क्या होता है? ट्राई आयोडोटायरोसिन हार्मोन। इतनी बात क्लियर है? नीचे हार्मोन लिखा हुआ है, ज्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है। और जब 3 की जगह पर 4 मॉलिक्यूल आयोडीन के किसके साथ में जुड़ गए? इस टायरोसिन एमिनो एसिड के साथ में जुड़ गए तो T4 का निर्माण होता है। तो 4 को कहा जाता है टेट्रा, आयोडीन के जुड़ रहे हैं तो टेट्रा आयोडो, और किसके साथ में जुड़ रहे हैं? इस टायरोसिन एमिनो एसिड के साथ में जुड़ रहे हैं तो टायरोसिन हार्मोन। ये भैया T4 का पूरा नाम होता है। एक बार और समझिए, मैंने आपसे कहा कि थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो एक प्रकार का एमिनो एसिड हार्मोन है। और कौन सा एमिनो एसिड हार्मोन है? तो इसमें पाया जाता है टायरोसिन एमिनो एसिड। कौन सा एमिनो एसिड पाया जाता है? टायरोसिन एमिनो एसिड पाया जाता है। और जब इस टायरोसिन एमिनो एसिड के साथ में 3 मॉलिक्यूल आयोडीन के जुड़ते हैं इस टायरोसिन एमिनो एसिड के साथ में, तो T3 का निर्माण होता है। T3 का पूरा नाम होता है ट्राई आयोडोटायरोसिन हार्मोन। और जब 4 मॉलिक्यूल इस आयोडीन के इस टायरोसिन एमिनो एसिड के साथ में जुड़ते हैं तो T4 का निर्माण होता है। T4 का पूरा नाम होता है टेट्रा आयोडोटायरोसिन हार्मोन। तो ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है इसके संश्लेषण में यानी कि इसके निर्माण में कौन सा तत्व सहायक होता है? ये आयोडीन सहायक होता है। और कौन सा एमिनो एसिड सहायक होता है? अगर एमिनो एसिड के बारे में पूछा जाए तो टायरोसिन एमिनो एसिड सहायक होता है। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 1/2/2021 को। गाइज हम जितने भी क्वेश्चन आपको करवाते हैं वो सभी क्वेश्चन को हम कॉन्सेप्ट के साथ में डिटेल में करवाते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। और अगर आप हमारे साथ चैप्टर पढ़ लेते हो, उस चैप्टर पढ़ने के बाद में फिर अगर ये क्वेश्चन कर लेते हो तो भैया उस चैप्टर से क्वेश्चन छूटने की संभावना बिल्कुल ही नहीं रहती, बिल्कुल ही गायब हो जाती है भैया क्वेश्चन छूटने की संभावना। इसलिए थ्योरी पढ़िए भैया हमारे साथ में, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। संभव है कि आपके एग्जाम में आपसे हर क्वेश्चन होगा। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चले क्या? ओके, देखिए भैया ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि हो जाती है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए एड्रिनलिन हार्मोन के कारण, ऑप्शन नंबर बी है थायरोक्सिन हार्मोन के कारण, ऑप्शन नंबर सी है भैया इंसुलिन हार्मोन के कारण, और ऑप्शन नंबर डी है ग्रोथ हार्मोन के कारण। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 31/10/2021 को। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? नहीं पता है तो भैया बोर्ड की तरफ देख लीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एड्रिनलिन हार्मोन। देखिए मैं रफली डायग्राम बना रहा हूं तो भैया डायग्राम पर कोई कमेंट मत करना। ये आपकी किडनी हो गई मान लीजिए, बस नॉर्मली रफली डायग्राम मैं थोड़ी सी सही बना देता हूं। ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी किडनी हो गई। और इस किडनी के ऊपर एक संरचना और होती है कुछ इस तरीके से। ये भैया एक ग्रंथि है जिसका नाम है एड्रिनलिन या एड्रिनल ग्लैंड, नलिन नहीं एड्रिनल ग्लैंड। हिंदी में कहा जाता है अधिवृक्क ग्रंथि। और ये अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है वो एक जोड़ी होती है। कितनी होती है भैया? एक जोड़ी होती है। और ये कहाँ होती है? तो आपकी किडनी के जस्ट ऊपर होती है। पहले मुझे ये बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? मैंने आपसे कहा कि एक होती है एड्रिनल ग्लैंड जो आपकी किडनी के जस्ट ऊपर होती है। ये एक जोड़ी होती है यानी कि संख्या में 2 होती है, एक ये और एक ये। इसका जो बाहरी भाग है, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इस बाहरी भाग को कहा जाता है भैया कोर्टेक्स। ध्यान से समझना, हिंदी में कहा जाता है वल्कुट। और इस तरफ मैंने जो अंडरलाइन की है तो ये है अंदर भाग, और इस अंदर वाले भाग को कहा जाता है मेडुला यानी कि वल्कुट। अब इससे 3 हार्मोन निकलते हैं। वो 3 हार्मोन कौन सा है? तो पहला है भैया ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन। और इस ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन को ही कहा जाता है कोर्टिसोल हार्मोन। कोर्टिसोल हार्मोन।
दूसरा होता है भैया, इस कोर्टेक्स वाले भाग से दूसरा हार्मोन निकलता है मिनरेलो कोर्टिकोइड्स हार्मोन, और इसका दूसरा नाम होता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। दिख रहा है? हाँ। और इससे तीसरा हार्मोन निकलता है भैया एंड्रोजन। तो इस कोर्टेक्स, इस वल्कुट वाले भाग से 3 हार्मोन निकले जिन्हें कहा जाता है, पहला है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन, इसी का दूसरा नाम होता है कोर्टिसोल हार्मोन। इन्हें भैया याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा याद करना थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन कुछ नहीं है, याद हो जाएगा। दूसरा है मिनरेलो कोर्टिकोइड्स हार्मोन, जिसे एल्डोस्टेरोन हार्मोन भी कहा जाता है, और तीसरा है एंड्रोजन हार्मोन। अब ये जो मेडुला वाला भाग है, इससे 2 हार्मोन निकलते हैं। पहला निकलता है एड्रिनलिन हार्मोन और दूसरा है नोर एड्रिनलिन हार्मोन। नोर एड्रिनलिन हार्मोन। तो पहले तो आपको इन हार्मोनों के नाम याद करने हैं। इस एड्रिनलिन हार्मोन को एपिनेफ्रिन हार्मोन भी कहा जाता है। नोर एड्रिनलिन हार्मोन को नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अब आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन और श्वसन दर में एक साथ वृद्धि हो जाती है। तो भैया ऐसा इन दोनों हार्मोनों के कारण होता है, एड्रिनलिन हार्मोन के कारण और नोर एड्रिनलिन हार्मोन के कारण, क्योंकि ये दोनों ही हार्मोन जो होते हैं वो आपातकालीन स्थिति में निकलते हैं। जब आपके शरीर में कोई आपातकालीन स्थिति आई भैया तो उस समय निकलते हैं। जैसे कि मैं हर बार एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, तो ज़्यादातर टीचर जो होते हैं वो यही एग्जांपल देते हैं। जैसे कि मान लीजिए रात का समय है, 7 से 8 बजे हुए हैं, आप किसी कॉलोनी से होकर गुजर रहे हो जिसमें आप पहली बार गए हो, एक सकड़ी सी गली है, और जैसे ही आप उस कॉलोनी के अंदर एंटर किए और आपके पीछे कुत्ता भौंकने लग गया, तो सबसे पहले आपको डर लगेगा। क्या लगा? डर लगा, यानी कि फियर, यानी कि डर लगा। फिर आप उससे लड़ने की कोशिश करोगे। आप क्या करोगे? उसको भगाने की कोशिश करोगे, पत्थर उठाओगे, उसे मारोगे। तो दूसरा आपने क्या किया? उससे फाइट करने की कोशिश की, यानी कि आप लड़े। और अगर वो कुत्ता आपके पत्थर मारने पर भी नहीं भागा, आप दुगना आप पर गुस्सा हो गया और वो आपकी तरफ काटने के लिए भागा, तो फिर आप क्या करोगे? वहां से फ्लाइट, यानी कि भाग जाओगे। यहाँ पर इस फ्लाइट का मतलब यह है उड़ना या फिर भाग जाना। यहाँ पर आप भाग जाते हो। तो फियर, फाइट और फ्लाइट, इन 3F को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? अब ये जो आपके शरीर में आपातकालीन स्थिति लगी है भाई, आपको शुरुआत में डर लगा, फिर आपने लड़ने की कोशिश की, फिर आप भागे वहां से, तो ये जो 3F है, इस 3F को कंट्रोल करने का कार्य एड्रिनलिन हार्मोन और नोर एड्रिनलिन हार्मोन करता है। या जब आपके शरीर में आपातकालीन स्थिति लगती है तो आपके शरीर में कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। उस कंडीशन में भैया ये हार्मोन निकलते हैं। बायोलॉजिकल चेंजेस क्या आते हैं? तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब आपको डर लगता है या किसी से लड़ाई होती है या फिर आप भागते हो तो क्या होता है? इन तीनों कंडीशन में आप कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, डर लगता है तब आपका गला सूखने लगता है, पसीने आ जाते हैं, आप कांपने लग जाते हो, हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, आपकी जो श्वसन दर है वो भी बढ़ जाती है। तो ये कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं भैया इस आपातकालीन स्थिति में, जब ये हार्मोन निकलते हैं तब। जब ये हार्मोन निकलते हैं तब, तो इस आपातकालीन स्थिति में होने वाले चेंजेस को जो कंट्रोल करने का कार्य करते हैं वो यही हार्मोन करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन और श्वसन दर में एक साथ वृद्धि हो जाती है? तो इसी एड्रिनलिन हार्मोन के कारण ऐसा होता है। ये हार्मोन तभी निकलते हैं जब आपके शरीर में कोई आपातकालीन स्थिति लागू होती है, जैसे कि फियर, डर, फाइट, लड़ना, फ्लाइट, उड़ जाना या भाग जाना वाली कंडीशन में। तो ये बात आपको याद रखना है। लगे हाथ इन हार्मोनों के बारे में भी जान लेते हैं। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जो हार्मोन होता है, मैंने आपको बताया था कि आपके रक्त में
शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य इंसुलिन हार्मोन करता है, लेकिन आपकी कोशिकाओं में, मैंने एक क्वेश्चन वहां भी पूछा गया था, आपकी कोशिकाओं में, आपके ऊतकों में, आपके अंगों में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य जो हार्मोन करता है वो है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन, इसे कोर्टिसोल हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भैया शुगर को कंट्रोल करता है, शर्करा को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ में स्ट्रेस को, तनाव जो होता है उसको भी कंट्रोल करता है। ये जो होता है ये मिनरल्स को कंट्रोल करता है, मिनरलोकोर्टिकोइड्स, नाम से स्पष्ट हो रहा है, मिनरलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन, इसे एल्डोस्टेरोन हार्मोन भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर में मिनरल्स में किसको, साल्ट को नियंत्रित करता है। और जो एंड्रोजन हार्मोन होता है ये भैया जो सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं ना, सेक्सुअल कैरेक्टर, उन सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। तो ये 4S को कंट्रोल करता है, इसलिए ये जो एड्रिनल ग्लैंड है इसे कहा जाता है 4S ग्लैंड, क्योंकि 4S को कंट्रोल करता है। और ये 3F को कंट्रोल करता है, इसलिए इसे ग्रंथि को 3F ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसे आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है, आपातकालीन स्थिति में इससे निकलते हैं हार्मोन, और ये होती है भैया आपकी अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि एड्रिनल ग्लैंड। अब मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है तो इतने अच्छे से नहीं करा पाया इस क्वेश्चन को मैं जितना आपको समझाना चाहिए था उतना नहीं समझा पाया, क्योंकि क्वेश्चन में तो सिर्फ रिवीजन होता है, तो भैया हम एक बार ही समझाते हैं। लेकिन अगर आपको याद करना है और डिटेल में समझना है इन सभी के बारे में तो फिर भैया आपको थ्योरी वाली क्लास देखनी पड़ेगी। तो मैंने चैप्टर करवा रखा है, अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो चैनल पर जाइए, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, जाकर पढ़ लीजिए। बोलो भैया, तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके भैया। देखिए भैया, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्न में से कौन सा प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन है। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका भैया। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर सी है इंसुलिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 25/1/2021 को। तो बताइए मादा हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन है। मैंने आपसे कहा था जब गोनेड्स ग्लैंड के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो महिला हार्मोन है भाई, जो मादा हार्मोन है वो कौन सा है, तो वो है भैया एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा है? एस्ट्रोजन। और नर हार्मोन कौन सा है? नर हार्मोन है भैया टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये जो मादा हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, ये क्या करता है, महिला में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जो प्रजनन अंग होते हैं, उनकी ग्रोथ करवाता है। और भैया किशोर अवस्था के समय जो भी परिवर्तन दिखाई देता है वो इसी एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण दिखाई देता है महिलाओं में, लड़कियों में। जैसे कि सबसे मुख्य जो परिवर्तन दिखाई देता है आपको वो यही देता है मासिक धर्म चक्र स्टार्ट होना, यानी कि जो लड़कियां होती है उसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो स्टार्ट हो जाता है किशोर अवस्था के समय, वो इसी हार्मोन के स्राव के कारण होता है। दूसरा और भी आपको कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि आवाज का पतली होना और शरीर पर बालों का भी आना। ठीक है। और मुख्य मैंने आपको बता दिया है प्रजनन अंगों की ग्रोथ यही हार्मोन करवाता है। नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है भैया। किशोर अवस्था के समय नर में जो आपको परिवर्तन दिखाई देते हैं वो इसी हार्मोन के कारण आते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, मेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो प्रजनन अंग है, उनकी ग्रोथ करवाता है। उसके अलावा आवाज भारी होती है, दाढ़ी मुचकाना, बाइसेप्स ट्राइसेप्स बनना, एडम्स एप्पल भी भैया किशोर अवस्था के पश्चात ही दिखाई देता है। तो हम द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में इन्हें मानते हैं, यानी कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण आपको ये दिखाई देते हैं। तो नर हार्मोन और मादा हार्मोन के बारे में आपको पता होना जरूरी है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन है, तो एस्ट्रोजन है। ये जो एस्ट्रोजन है ये ओवरी अंडाशय से बनता है भैया, अंडाशय से बनता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो बनता है वो टेस्टिस से बनता है, यानी कि वर्षण से बनता है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 25/1/2021 को। तो आज हम यहीं तक रखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 11 तक। आशा करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। रोज के 5 क्वेश्चन भी करते हो और इन 5 क्वेश्चनों में अगर आप 20 से 25 क्वेश्चन की जानकारी ले जाते हो तो वो भी आपके लिए काफी है। ऐसा नहीं है कि हम बड़ी क्लास नहीं करवाते, करवाने की कोशिश ज्यादा करते हैं, लेकिन करें क्या भैया,
प्रॉब्लम आ ही जाती है किसी न किसी चीज़ की। टाइम वैसे ही नहीं मिल पा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको भैया बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर है वो सभी चैप्टर करवाए जाएंगे। ये हमारा वादा है आपसे, आपको बीच में नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल सारा सिलेबस करवाएंगे। तो बस जुड़े रहिए हमारे साथ। इस बैच का टाइम रहता है रोज शाम 7 बजे, सोमवार से लेकर के शनिवार तक, संडे का ऑफ रहता है। ठीक है भैया, तो आशा करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।